नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मेहता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। ये मैं पहली बार आज अपना वीडियो अपलोड कर रहा हूं ऑनलाइन। हालांकि मैं ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में भी सेवा दे चुका हूं और मैं गवर्नमेंट जॉब में भी रह चुका हूं। तो मैं अपने पैशन को आज आप लोगों के सामने धीरे-धीरे अब डिजिटल मीडिया के माध्यम से रखने जा रहा हूं। तो ये मेरा पहला चैप्टर है क्लास 10th सीबीएसई पावर शेयरिंग, जो पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। तो आइए चलिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं। उसके पहले मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और आप सब इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ने जा रहे हैं, वो चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग। अब पावर शेयरिंग जो है, पावर शेयरिंग किसके बीच? तो पावर शेयरिंग हमारे बीच, लोगों के बीच, पीपल के बीच, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच, डिफरेंट रिलीजन्स के बीच, डिफरेंट कास्ट के बीच। तो चूँकि सोसाइटी जो है वो बहुत डाइवर्स है, तो डाइवर्स सोसाइटी में ऐसा हो सकता है कि पावर को लेके स्ट्रगल हो जाए। तो इस स्ट्रगल से बचने के लिए ही हम लोग पावर को कैसे अकोमोडेट करेंगे ताकि सब लोग पीसफुली और कोएग्जिस्टेंस के साथ रह सकें, इसी को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हमें क्या-क्या पढ़ना है? तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें 2 मेन कंट्रीज़ के बारे में एग्ज़ाम्पल के थ्रू पावर को शेयर करते हुए कैसे उन्होंने पावर को शेयर किया या नहीं किया उसको देखना है, जिसमें है एक यूरोपियन कंट्री है बेल्जियम और दूसरा है श्रीलंका। उसके बाद श्रीलंका में मेजॉरिटेरियनिज़्म के बारे में पढ़ेंगे, फिर बेल्जियम ने कैसे पावर को शेयर किया, क्या श्रीलंका कर पाया या नहीं, ये पढ़ेंगे। फिर पावर शेयरिंग की डिज़ायरेबिलिटी क्यों है, क्यों चाहिए पावर शेयरिंग और ये पावर शेयरिंग का क्या पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स है, ये हम लोग देखेंगे। हालाँकि नेगेटिव्स तो बहुत कम ही देखने को मिलेगा। फिर हम लोग देखेंगे पावर शेयरिंग के फॉर्म्स को, जो सोसाइटी में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है उसको। तो अब हम लोग पावर शेयरिंग के डिफरेंट फॉर्म्स को देखते हैं। तो ये जो फॉर्म्स हैं, इन फॉर्म्स में हम लोग पावर शेयरिंग को कैसे डिफरेंट सोसाइटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के सिनेरियो में एडजस्ट किया गया उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, पावर शेयरिंग क्या है? तो जैसा नाम है वैसा ही पावर शेयरिंग जो है, power sharing, the sharing of power between the social groups, between the political groups, among the different social कह सकते हैं कास्ट के बीच में। जैसे कि आप अगर आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोगों को हमारे यहाँ रिजर्वेशन मिला हुआ है। चलो ये रिजर्वेशन हटाओ, तो अगर आप यूनियन पार्लियामेंट में जाओगे इंडिया में, तो वहाँ पर भी आपको रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। तो आखिर ये कैसे किसी को कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को रिज़र्व कर दिया गया और लोगों ने इसके लिए किसी भी तरह का स्ट्रगल नहीं किया, या किया तो क्यों किया और क्यों उनको रिज़र्व कॉन्स्टिट्यूंसी मिला। तो ये सब हम लोग पावर शेयरिंग के नमूने के रूप में देखते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी आज दुनिया में सबसे मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और इसका जो दो जीता जागता सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है, एक दुनिया का सबसे डिज़ायरेबल कंट्री जहां लोग जाना पसंद करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये दुनिया की सबसे मॉडर्न, दुनिया की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है और सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का नाम आएगा तो हमारा प्यारा देश भारत। इसके अलावा भी दुनिया में कई तरह के फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है। मिलिट्री रूल है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, कम्युनिज्म है, डिक्टेटरशिप है। आप चाहो तो सबका एग्जाम्पल भी देख सकते हो। मिलिट्री रूल अगर आप जाओ तो म्यांमार में देख सकते हो। फिर आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का बेस्ट एग्जाम्पल ग्रेट ब्रिटेन है। मोनार्की में आप सऊदी अरेबिया को देख सकते हो। कम्युनिज्म में रशिया और चाइना आते हैं और डिक्टेटरशिप में आप वन एंड ओनली, ऐसे तो बहुत सारे हैं लेकिन आप इसका नाम ज़रूर हाल के न्यूज़ में सुनते होंगे, नॉर्थ कोरिया। और नॉर्थ कोरिया अपने आप में कितना बड़ा डिक्टेटर कंट्री है, छोटा सा देश है, बट अमेरिका को भी परेशान करके रखता है। तो कहा जाता है कि डेमोक्रेसी जो है वो, पावर शेयरिंग जो है वो डेमोक्रेसी का पिलर है और अगर पावर को शेयर नहीं किया गया डेमोक्रेसी में, तो फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का होना ना होना कोई फ़ायदे का सौदा नहीं है। तो हम लोग इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग जिन एग्जाम्पल्स को देखेंगे, उसमें हम लोग पहला एग्जाम्पल देख रहे हैं बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में। अब बेल्जियम और श्रीलंका जो हैं, वो किस तरह पावर को शेयर करते हैं, उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। तो देखिए, बेल्जियम और श्रीलंका जो है, बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, ठीक है। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसकी बाउंड्री आप देखो तो 4 कंट्रीज से मिलती है। ये नीदरलैंड्स, फ्रांस,
लग्जमबर्ग और जर्मनी, ये 4 कंट्री के साथ इसकी बाउंड्री मैच करती है या शेयर करती है। अब बेल्जियम साइज़ में हमारे देश के एक स्टेट हरियाणा के लगभग बराबर है, ठीक है? और इसकी आबादी भी, पॉपुलेशन भी लगभग 2 करोड़ के आसपास है। अब बेल्जियम जो है वो 2 मेन रीजन में बटा हुआ है, और वो जो 2 मेन रीजन है वो है इसके, ये आपका ये रीजन जो है इसको हम लोग फ्लेमिश रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लेमिश रीजन बोलते हैं। और और नीचे वाला जो रीजन है इसको हम लोग वैलूनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैलूनिया। अभी चूंकि ये पेन का मुझे आदत नहीं है इसलिए पहली बार लिख रहा हूँ, तो थोड़ा आप इसके लिए माफ़ करेंगे मेरे दोस्त लोग। तो ये जो पेन का मेरा पकड़ नहीं बन पा रहा है, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मैं इसको आदत बनाते बनाते ठीक कर लूँगा, तब तक आपको मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ। और बेल्जियम की जो कैपिटल है वो है ब्रसेल्स। बेल्जियम की कैपिटल कौन है? ब्रसेल्स है, जो यहाँ पर है। ये है बेल्जियम का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब श्रीलंका, तो हमको लगता है आप सभी जब इंडिया का मैप बनाते होंगे तो श्रीलंका जरूर बनाए होंगे। तो आपने श्रीलंका के बारे में थोड़ा जानना है कि श्रीलंका सब आज़ाद भारत के आसपास ही होता है, और इसको भी ब्रिटिश एम्पायर ने ही कब्जे में करके रखा था, और इसको इंडिपेंडेंस हमारे से 1 साल बाद 1948 में दिया जाता है। इसके बाद श्रीलंका की साइज़ भी हमारे देश के हरियाणा के साइज़ के बराबर है। लेकिन श्रीलंका आज़ादी के बाद बड़ा ही यूनिक टाइप का गवर्नमेंट सिस्टम की ओर जाता है। ये डेमोक्रेसी को तो अपनाता है, बट डेमोक्रेसी के साथ साथ इसने डेमोक्रेसी के रहते हुए मेजॉरिटेरियनिज्म की ओर अपना कदम बढ़ाना शुरू किया। ये क्या है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। 1956 में श्रीलंका में एक एक्ट पास किया जाता है जिसके थ्रू श्रीलंका में सिंहली बोलने वाले लोगों को सुपरमेसी दे दी जाती है, और सिंहली को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया जाता है। श्रीलंका की कैपिटल, यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो श्रीलंका की कैपिटल, आप सब लोग क्रिकेट देखते होंगे तो जानते होंगे, इंडिया टीम जाती है वहाँ पे, कोलंबो है। तो इन दोनों देश के बारे में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि दोनों में पावर शेयरिंग को बड़ा अलग तरह से, अलग नज़रिए से देखा गया है। एक कंट्री ने पावर शेयरिंग को किस तरह से अकोमोडेट किया, और दूसरे ने कैसे पावर शेयरिंग को इग्नोर किया, जिसके कारण उसे सिविल वॉर तक का सामना करना पड़ा, ये हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं बेल्जियम के बारे में। तो बेल्जियम में जो एथनिक डिवीज़न का बेसिस था, वो बेसिस था लैंग्वेज, और लैंग्वेज के आधार पे बेल्जियम कई प्रांतों में बटा हुआ था। और ऐसे प्रांत, अगर मैं प्रांत कहूँ तो बेल्जियम इस तरह से बटा हुआ था अभी, कि बेल्जियम जो है आपका, बेल्जियम में थोड़ा सा 1 मिनट रुकूंगा। देखिए, तो बेल्जियम में जो है फ्रेंच बोलने वाले लोग थे, डच बोलने वाले लोग थे, जर्मन बोलने वाले लोग थे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको मैप में दिखाया, मैं पीछे जाता हूँ, मैं फिर से दिखाता हूँ कि ये जो आपका बेल्जियम है, नीचे वैलोनिया रीजन है। इस वैलोनिया रीजन में, चूंकि ये फ्रांस से सटा हुआ है, तो फ्रेंच बोलने वाले लोगों की संख्या लगभग 40% थी, और इस फ्लेमिश रीजन में डच बोलने वाले लोगों की संख्या लगभग 59% थी, ठीक है। और 1% जो लोग थे वो जर्मन स्पीकिंग लोग थे बेल्जियम में। तो बेल्जियम में जो मेनली डिवीजन था, वो डिवीजन का बेसिस लैंग्वेज था, और मेजॉरिटी में कौन थे, आप परसेंटेज देख के पता लगा सकते हो, मेजॉरिटी में डच लोग थे। उसी तरह बेल्जियम की राजधानी पे आते हैं, तो राजधानी क्या थी? अभी मैंने बताया था ब्रसेल्स। ब्रसेल्स में ये डेटा उल्टा था। ब्रसेल्स में मेजॉरिटी में फ्रेंच थे, और माइनॉरिटी थे डच, जो 20% थे। अब इस लैंग्वेज डिवीजन को लेकर के ही बेल्जियम में एक समस्या थी, और वो समस्या थी ये कि बेल्जियम में जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं, वो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा एफ्लुएंट थे, रिच थे, स्टेटस में, एजुकेशन में, बेनिफिट्स में, वो सब चीज़ में आगे थे। और अगर इंटायरली देखा जाए तो बेल्जियम में डच बोलने वाले लोगों की संख्या तो ओवरऑल कंट्री में ज़्यादा थी, लेकिन स्टेटस के रूप में, बेनिफिट्स के रूप में वो थोड़ा फ्रांस से पीछे रह गए थे, सॉरी, फ्रेंच लोगों से पीछे रह गए थे। अब हम लोग इसी डिवीज़न को श्रीलंका में देखते हैं। तो श्रीलंका में अगर हम एथनिक डिवीज़न का बात करें, तो श्रीलंका में भी बेल्जियम की भांति ही एथनिक डिवीज़न का बेसिस लैंग्वेज था। तो श्रीलंका में लैंग्वेज में, यहाँ तो ये एशियन कंट्री है, तो यहाँ लैंग्वेज यूरोपियन कंट्री टाइप तो नहीं बोली जाती है, तो यहाँ जो लैंग्वेज बोली जाती थी वहाँ मेनली बेसिकली सिंहला स्पीकर्स की संख्या लगभग 74% थी, और
ये जो सिहला स्पीकर्स थे मोस्टली ये किस रिलीजन को फॉलो करते थे, ये बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते थे। और दूसरा जो सबसे लार्जेस्ट लोगों की संख्या थी जो यहाँ पे बोलते थे तमिल, तमिल स्पीकर्स की संख्या लगभग 18% थी। और इसमें मोस्ट ऑफ दी जो 18% लोग थे वो हिंदूज और मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करते थे। इसके अलावा एक और कैच है इसमें, श्रीलंका में क्रिश्चियंस भी थे जिनकी आबादी 7% थी, जो तमिल भी बोलते थे और सिंहली भी बोलते थे। तो इस तरह श्रीलंका और बेल्जियम दोनों में जो डिवीज़न का बेसिस है और लैंग्वेज है, और एक कैच ये है कि जैसे वहाँ पे डच मेजॉरिटी थे, यहाँ सिंहला स्पीकर्स मेजॉरिटी में थे। और तमिल्स में भी दो तरह के तमिल्स थे, एक इंडियन तमिल्स थे जिनकी संख्या 5% के अप्रॉक्स थी, और 13% के अप्रॉक्स श्रीलंकन तमिल्स की संख्या थी, सॉरी। और इस तरह श्रीलंका में तमिल्स अपने आप को माइनॉरिटी और एलिनिएटेड फील करते थे, क्योंकि सिंहलों की संख्या मेजॉरिटी ज़्यादा थी और वो पावर में भी थे। कैसे पावर में थे और गवर्नमेंट क्यों नहीं इस पावर को इक्वेट कर रही थी, इक्वली डिवाइड कर रही थी श्रीलंका में, अब ये सवाल उठता है। तो चलिए हम लोग पहले बेल्जियम को देखते हैं। तो बेल्जियम में जो कॉन्फ्लिक्ट का आधार था और श्रीलंका में जो कॉन्फ्लिक्ट का आधार था, दोनों जगह कॉन्फ्लिक्ट का कॉमन आधार था और वो था लैंग्वेज। तो बेल्जियम में कॉन्फ्लिक्ट जो है, हाँ, तो मैं बोल रहा था, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, ये बार बार पेन का थोड़ा एडजस्टमेंट गड़बड़ हो रहा है। तो फ्रेंच मैं बता चुका हूँ, फ्रेंच ज़्यादा एफ्लुएंट लोग थे, बहुत ही ज़्यादा स्टेटस में बेल्जियम में ज़्यादा थे, लेकिन डचों की संख्या ज़्यादा थी। तो डचों को ये लगता था कि डच यहाँ मैं डच बोल रहा हूँ, डच स्पीकिंग पीपल्स की संख्या। तो डचों को ये लगता था कि सारे जो बेनिफिट्स हैं वो जब फ्रेंच अपना रहे हैं, तो हमें भी तो वो इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। और इसी को लेकर के दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स स्टार्ट हो जाता है, और 1960 से ये कॉन्फ्लिक्ट्स की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जाती है, और ये स्ट्राइफ धीरे धीरे वायलेंस में भी कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अब हम श्रीलंका पे आते हैं। तो श्रीलंका में मेजॉरिटी रूल कर रही थी, जैसा कि मैंने बताया कि 1956 में श्रीलंकन गवर्नमेंट, जिसमें सिंहलियों की संख्या ज़्यादा थी, उन्होंने एक एक्ट पास करवाया गवर्नमेंट पे डोमिनेंस बनाकर, चूँकि मोस्ट ऑफ द लीडर्स थे वो मेनली सिंहली कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते थे, और इस एक्ट के थ्रू श्रीलंका में सिंहली को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिलाया गया। साथ ही साथ श्रीलंका में जितने भी यूनिवर्सिटी पोजीशंस थी और गवर्नमेंट जॉब्स थे, उसके लिए केवल सिंहली एप्लीकेंट्स को सुपरमेसी दे दी गई, यानी कि तमिल्स इसके लिए एलिजिबल नहीं थे। और इसके अलावा भी आपका अगर देखा जाए तो ये श्रीलंका है वो स्टेट को ऐसा ऑर्डर दिया गया या ऐसे रूल्स बनाए गए कि वो केवल बुद्धिज़्म, यानी बुद्धिज़्म, ओहो ये मुझे बार बार परेशान कर रहा है, जो स्टेट होगा वो बुद्धिज़्म को फॉस्टर करेगा, यानी तमिल्स जिस भी धर्म के होंगे उनकी लैंग्वेज तमिल है, इसको लेकर के श्रीलंकन गवर्नमेंट में किसी भी तरह की कोई अवेयरनेस या कोई इक्वालिटी प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। अब मान लो, सोचो, आपके घर में ही आप भाई बहन हो, ऐसा अब तो खैर इंडिया में बहुत कम होता है, फिर भी मान लो कि आप 4 भाई बहन हो और आप सबसे छोटे हो, और आपके तीनों भाई बहन को आपके माता पिता बहुत ही ज़्यादा वैल्यू देते हैं, हर चीज़ उनकी डिमांड्स पूरी करते हैं, और आपके डिमांड्स के टाइम उनके पास पैसे नहीं होते हैं। तो एक ना एक दिन आपको तो लगेगा ना कि आप एलिनिएटेड हो, आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है। सिमिलरली तमिल्स को श्रीलंका में ये फील होना शुरू हो गया था, और वो भी इक्वल राइट्स की डिमांड के लिए श्रीलंकन गवर्नमेंट के सामने अपना प्रपोजल्स रख रहे थे। तो हमने देखा कि कैसे दोनों कंट्रीज में लैंग्वेज को लेकर के समस्या थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि कैसे तमिल्स ने एलिनिएशन फील करते हुए अपने आप को मजबूत किया और या अपने लिए आवाज़ उठाया। तो बहुत सारे तमिल लोग जो थे वो पार्टीज़ और स्ट्रगल करना शुरू करते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाना शुरू करते हैं, और वो तीन बेसिक डिमांड्स गवर्नमेंट के सामने रखते हैं। और वो तीन बेसिक डिमांड्स क्या थे? सबसे पहला कि ठीक है चलो भाई, अगर आप श्रीलंकन सिंहलीज़ को इतना वैल्यू दे रहे हो, तो हमें अगर आप वैल्यू नहीं दे सकते, इक्वल राइट नहीं दे सकते हो, तो ठीक है हमें रीजनल ऑटोनॉमी दे दो। और अगर रीजनल ऑटोनॉमी की बात करें तो देखो, ये श्रीलंका का मैप था, मैंने ये बताया,
मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये जो आपका ये एरिया है, जो मेनली जो तमिल लोग थे ये नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में कॉन्सेंट्रेटेड थे, तो उन्होंने रीजनल ऑटोनॉमी की डिमांड की और रीजनल ऑटोनॉमी के तहत उन्होंने ये डिमांड किया कि अगर आप हमें राइट नहीं दे सकते हो तो हमें रीजनल ऑटोनॉमी दे दो। अब रीजनल ऑटोनॉमी क्या होता है? रीजनल ऑटोनॉमी होता है कि भाई हमें खुद का कंट्रोल उस एरिया पे दे दो जहां हम रहते हैं, ठीक है। दूसरा उन्होंने डिमांड किया कि जॉब्स और एजुकेशन में इक्वल अपॉर्चुनिटी हमें भी उसी तरह मिलनी चाहिए जैसा कि सिंहलियों को मिला है। तीसरा डिमांड था कि तमिल को भी सिंहली की तरह ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जाए। अब सोचो, अगर आप थोड़ा सा भी यहाँ पर गौर करो तो ये सोचोगे कि क्या सिंहलियों को जितने प्रेफरेंसेस मिल रहे थे तमिलों को नहीं मिल रहे, तो क्या तमिलों का ये डिमांड्स राइटफुली था या नहीं? बिल्कुल था, क्योंकि उनके साथ तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था गवर्नमेंट के द्वारा। तो उन्होंने अपना डिमांड रखा और इसके लिए उन्होंने कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज बनाई, स्ट्रगल्स करना शुरू किया, मूवमेंट स्टार्ट किया और एक अलग तमिल ईलम, ईलम यहाँ पे ईलम का मतलब स्टेट होता है, के लिए डिमांड करना शुरू करते हैं। इसके कारण दोनों कम्युनिटीज सिंहली और तमिलों में एक भयंकर, एक बहुत ही बड़ा लेवल पे सिविल वॉर छिड़ जाता है और इस सिविल वॉर में श्रीलंका में थाउजेंड्स ऑफ लोग मारे जाते हैं, जिससे जो श्रीलंका 1990s के टाइम बहुत ही तेज गति से, बहुत ही ड्रास्टिकली, बहुत ही तेज गति से इकोनॉमिकली कल्चरली ग्रो कर रहा था, वो धड़ाम से नीचे आके गिर जाता है और इसको बहुत करारा सेटबैक लगता है। तो क्या जो श्रीलंकन गवर्नमेंट थी वो इन दोनों कम्युनिटी के बीच में क्यों नहीं एक बीच का रास्ता, मीडिएशन बनाकर चल रही थी और क्यों नहीं पावर को के लिए जो ये स्ट्रगल हो रहा है उसको शेयर कर रही थी? आखिर ऐसा क्यों हुआ और श्रीलंका की गवर्नमेंट इस सिविल वॉर के बाद क्या डिसीजन लेती है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। वहीं अब हम लोग चलेंगे बेल्जियम गवर्नमेंट ने क्या किया। तो चलिए बेल्जियम में आते हैं। बेल्जियम में डच और फ्रेंच, ये दो लैंग्वेज के बीच में जो डिफरेंसेस थे उसको देखते हुए बेल्जियम की जो सरकार थी वो बहुत ही क्लेवर स्टेप्स लेती है और उनको लगता है कि जब तक कि हम रीजनल डिफरेंसेस का और सम्मान नहीं करेंगे, डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट नहीं देंगे, तब तक कोई भी कंट्री पीसफुली एग्जिस्ट अंदर से नहीं कर सकता है। लोग रहेंगे तो, बट आपस में डेली वो वायलेंस करेंगे, लड़ेंगे और इसका रिजल्ट ये होगा कंट्री कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगी। तो इससे बचने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को ही वहाँ अमेंड किया जाता है और लगभग कितनी बार, 1970 से 1993 के बीच 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है। अब इस अमेंडमेंट में बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का अरेंजमेंट अपनाया जाता था, जिसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या क्या अपनाया गया, जिससे बेल्जियम की गवर्नमेंट ने बेल्जियम के लोगों को के बीच में पावर को शेयर करने का काम किया। तो सबसे पहला उन्होंने क्या किया कि बेल्जियम में दो तरह की गवर्नमेंट थी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट थी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली हमारे यहाँ भी, आप इंडिया में भी देखते हुए कि एक यूनियन गवर्नमेंट है और एक स्टेट्स गवर्नमेंट है, चूंकि हमारे यहाँ 28 स्टेट्स हैं। तो सिमिलरली बेल्जियम में भी सेंट्रल गवर्नमेंट थी जिसका पूरे कंट्री पे कंट्रोल था। उसमें नंबर ऑफ मिनिस्टर्स को दोनों कम्युनिटी डच और फ्रेंच से इक्वल कर दिया गया। इक्वल करने का मतलब कि दोनों साइड से इक्वल रिप्रेजेंटेटिव सेंट्रल गवर्नमेंट में होंगे, चाहे किसी की मेजोरिटी हो या माइनॉरिटी, इट डजेंट मैटर। सेकेंड स्टेप ये अपनाया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स को लेकर के, स्नैच करके मोस्ट ऑफ द पावर्स को, मेनी पावर्स को दो रीजन्स जो थे मैंने बताया था, वैलोनिया और फ्लेमिस। फ्लेमिस ऊपर था और वैलोनिया नीचे था। तो इन दोनों रीजन में, और फ्लेमिस में कौन थे अगर आपको याद होगा, तो फ्लेमिस में कौन थे, डच लोगों की कॉन्सेंट्रेशन थी कितनी, 59%। और वैलोनिया में कौन थे, तो वैलोनिया में फ्रेंच लोगों का कॉन्सेंट्रेशन था 40%। तो इन दोनों रीजन्स में मोस्ट ऑफ दी सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया और साथ ही साथ ये किया गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सबऑर्डिनेट नहीं रहेगा स्टेट गवर्नमेंट, इट मीन्स इंडिपेंडेंट पावर्स दिए गए स्टेट गवर्नमेंट्स को। इसके अलावा ये भी एक प्रयत्न किया गया कि कोई भी डिसीजन यूनिलैटरली नहीं लिया जाएगा। यूनिलैटरली नहीं लिया जाने का मतलब कि किसी भी लॉ को बनाते हैं टाइम ईच एंड एवरी कम्युनिटी के लोगों की कंसेंसस से वो लॉ बनेगा, कोई भी मेजॉरिटी उस पर अपना डोमिनेंस स्थापित नहीं करेगी। तीसरा, वहाँ पर क्या उपाय किया गया कि ब्रसेल्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या आप कह सकते हो कंट्री की कैपिटल थी, उसके लिए एक यूनिक व्यवस्था लाई गई और उसके लिए एक अलग सरकार, जी हाँ, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट था, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, और ये तीसरी सरकार बनाई गई, ब्रसेल्स का अपनी गवर्नमेंट होगी, सेपरेट गवर्नमेंट, जहां पर भी रिप्रेजेंटेशन को इक्वल रखा गया। अब आप याद करोगे मैंने बताया था
कि ब्रसेल्स में जो मेजॉरिटी में थे वो फ्रेंच थे और पूरे कंट्री में मेजॉरिटी में डच थे। तो जैसे डचों ने सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट किया, सिमिलरली फ्रेंच ने स्पीकिंग लोगों ने भी ब्रसेल्स में इस रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट किया। अब सबसे यूनिक इस बेल्जियन मॉडल का जो पॉइंट है वो है कि एक और तरह की गवर्नमेंट बनाई गई और उस गवर्नमेंट का नाम था कम्युनिटी गवर्नमेंट। और इस कम्युनिटी गवर्नमेंट का जो काम था, ये कम्युनिटी गवर्नमेंट जो थी, ये कम्युनिटी गवर्नमेंट अपने अपने कम्युनिटी जो इच इथनिक कम्युनिटी थी, फ्रेंच थे, डच थे और जर्मन थे, इनका काम था कि अपने अपने कम्युनिटी के लैंग्वेज इश्यूज को वो एड्रेस करेंगे और चाहे वो कहीं भी रहें। इट मीन्स कि देश के किसी भी कोने में ये रहेंगे, वेयर दे लिव, इट डजेंट मैटर। अगर उनको लैंग्वेज से रिलेटेड इश्यूज होगा तो उसको टेक केयर करने के लिए उस पर जो भी आपके डिसीजंस हैं वो कोई सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट नहीं लेगी, वो कम्युनिटी गवर्नमेंट लेगी। इस तरह लैंग्वेज का जो मेन मुद्दा था और लैंग्वेज के कारण जो इश्यूज हो रहे थे जॉब्स में, एजुकेशंस में या पावर शेयरिंग में, उसको कम्युनिटी गवर्नमेंट के थ्रू सॉल्व किया गया। अब देखो ये बहुत ही यूनिक और कॉम्प्लेक्स मॉडल है बेल्जियम का, जिसमें चार तरह की गवर्नमेंट बनाएगी। स्टेट गवर्नमेंट से पावर छीन करके सेंट्रल को दिया गया, दो गवर्नमेंट तो थी ही। तीसरी ब्रसेल्स की अपनी एक अलग सरकार बनाएगी और चौथी कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाई। लेकिन अब हम लोग का सवाल है कि क्या ये जो मॉडल रहा पावर शेयरिंग का, ये बेल्जियम के लिए हेल्पफुल रहा, बेल्जियन लोगों के लिए? तो जहाँ तक मैं जानता हूँ आज बेल्जियम इसी मॉडल के साथ आगे बढ़ रहा है और बेल्जियम में इस पावर शेयरिंग के मॉडल से लोग शांतिपूर्ण ढंग से म्यूचुअली कोएग्जिस्टेंस के साथ रह रहे हैं। भले ही ये मॉडल बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, हार्ड है, बट बेल्जियम लोगों के बीच में जो स्ट्रगल्स था, उस स्ट्रगल को बेल्जियम लोगों के बीच में जो स्ट्रगल था, उस स्ट्रगल को इस मॉडल ने सॉल्व किया है। तो हाँ, कह सकते हैं कि बेल्जियन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग कॉम्प्लेक्स होने के बावजूद भी क्या है, सक्सेसफुल है। तो चलिए आगे देखते हैं श्रीलंका में क्या हुआ। तो श्रीलंका थोड़ा सा, श्रीलंकन गवर्नमेंट घमंड की ओर चल गई, मैं ऐसा ही कहूँगा, क्योंकि श्रीलंका में जो तमिल्स की डिमांड थी, उन डिमांड्स को सिंहली गवर्नमेंट पूरा नहीं कर पाती है और वो जिद पर अड़ जाते हैं कि तमिलों को हम उनके राइट्स नहीं प्रोवाइड करेंगे, जिसके कारण तमिल और सिंहलियों के बीच में सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है। और ये सिविल वॉर 1983 से शुरू होकर के फाइनली 2009 में एंड होता है और इस 3 डिकेड के वॉर में श्रीलंका अर्श से फर्श पे पहुंच जाता है। जहां श्रीलंका एक समय एक छोटा देश होने के बावजूद भी इकोनॉमिकली बहुत ही प्रोग्रेस कर रहा था, धराम से नीचे गिरता है और बहुत सारे लोगों की डेथ होती है। और इसका एक ही कारण रहा, श्रीलंकन सिंहली गवर्नमेंट के द्वारा पावर शेयरिंग को इग्नोर करना। और इसका नतीजा ये हुआ कि अपने ही लोग दोनों तरफ से मिलियंस ऑफ लोग मारे गए और श्रीलंका ने ऐसा होने दिया। अब हम लोग देखेंगे कि पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो देखो, पावर शेयरिंग श्रीलंका और बेल्जियम के एग्जाम्पल के साथ हम लोग ये समझें कि अगर किसी भी कंट्री में कोई भी कम्युनिटी पावर के लिए स्ट्रगल कर रही है और अगर उसको उसका डिमांड बहुत ही जायज़ है, उसका डिमांड बहुत ही राइटफुल है, तो गवर्नमेंट को उसे देना चाहिए, ये देखते हुए कि कहीं ये सिविल वॉर या वायलेंस का आगे चलकर कारण ना बन जाए। तो अगर पावर को शेयर करने में से देश का भला है तो पावर को ज़रूर शेयर करना चाहिए, जो बेल्जियम ने किया और श्रीलंका ने नहीं किया। तो आखिर पावर शेयरिंग क्यों डिज़ायरेबल है, उसके लिए हम लोग 2 मेन रीजन देखते हैं, एक प्रूडेंशियल रीजन और एक मोरल रीजन। तो प्रूडेंशियल रीजन मतलब जब हम पावर शेयरिंग को ऑन द बेसिस ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस पे देखते हैं कि कैसे पावर शेयरिंग से हमें प्रॉफिट होता है। तो देखो, अगर हम किसी भी कंट्री का एग्जांपल लें, तो जहां पावर शेयरिंग, अगर हम अपने बेल्जियम का ही एग्जांपल देते हैं, तो बेल्जियम में जब पावर को शेयर किया गया तो अब खुशी खुशी फ्रेंच एंड डच रहने लगे। जब फ्रेंच और डच खुशी खुशी रहने लगे तो उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स लैंग्वेज को लेकर हो रहा था, वो कॉन्फ्लिक्ट्स धीरे 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 क्या हो गए, डाउन होते चले गए, खत्म नहीं हुए लेकिन हाँ मिनिमाइज हुए। और जब मिनिमाइज हुए तो देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई, किसी भी तरह का कोई भी पावर एंड स्ट्रगल मूवमेंट ये सब होना बंद हो गया और देश के लोगों में यूनिटी जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। और जब यूनिटी बढ़ने लगी तो देश ग्रोथ की ओर, देश
डेवलपमेंट की ओर बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ा। तो कहने का मतलब है कि प्रूडेंशियली अगर पावर को शेयर किया जाए, तो पावर शेयर करने के कारण हमें क्या-क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? कॉन्फ्लिक्ट्स मिनिमाइज़ होता है। अब कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगा तो उसके साथ-साथ लोगों में यूनिटी की भावना बढ़ेगी। तो ये रहा पावर शेयरिंग का प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ गेन्स। सॉरी। अब हम लोग देखेंगे मोरल रीज़न। तो देखो, सिंस पावर शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है, पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट, ये ज़्यादातर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में देखने को मिलता है। क्योंकि डेमोक्रेसी का जो पिलर है वो किस पे डिपेंडेंट है? डेमोक्रेसी का जो पावर हाउस है, जैसे आप बायोलॉजी में पढ़ते होंगे कि पावर हाउस ऑफ सेल को क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। उसी तरह डेमोक्रेसी का पावर हाउस कौन है? डेमोक्रेसी का पावर हाउस है पीपल, पब्लिक। आप अगर फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट का फेमस कोट याद होगा तो आपने उनको कहते हुए सुना होगा कि डेमोक्रेसी इज, या आपने डेफिनेशन ये याद किया होगा, डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। तो डेमोक्रेसी जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन, यानी पूरा जो पावर का सोर्स है वो यहाँ पर पब्लिक के द्वारा दिया जाता है। तो ऐसे में जब पब्लिक के द्वारा दिया जाता है तो डेमोक्रेसी का स्पिरिट भी जो है पावर शेयरिंग है, क्योंकि जब पब्लिक को पावर शेयर किया जाएगा तो पब्लिक में उत्साह बढ़ेगा और वो रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए आगे आएंगे। इसके अलावा चूंकि पब्लिक से ही डेमोक्रेसी चलती है तो पावर शेयरिंग भी का मोरालिटी ये है कि ये वैल्यूज़ जो है जनता को वो मिले, और मोरली वो पावर को शेयर करते हुए डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करें। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि मोरली स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी और डिसीजन मेकिंग में सिटीजन्स का हाथ होता है, इसलिए पावर शेयरिंग मोरल रूप से, एथिकल रूप से बहुत ही ज़्यादा वैल्यू करता है, और इसलिए हमें पावर शेयरिंग की आवश्यकता पड़ती है। अब हम लोग लास्ट में देखेंगे कि हमारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में पावर शेयरिंग का कैसा-कैसा फॉर्म है। तो देखो, जनरली सोसाइटी में कई तरह की पावर शेयरिंग देखने को मिलती है, लेकिन हम लोग बेसिकली एक-एक करके सब पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला फॉर्म है हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ शेयरिंग। अब हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ शेयरिंग क्या है? तो देखो, बेसिकली ये गवर्नमेंट के बारे में है, जहाँ पे गवर्नमेंट में देखा जाता है कि हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ शेयरिंग होता है। अब हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ शेयरिंग कैसे होता है? तो देखो, एक ये है, आप 8th क्लास में पढ़े होंगे कि गवर्नमेंट कि 3 ऑर्गन्स होते हैं, और 3 ऑर्गन्स पे गवर्नमेंट वर्क एंड फंक्शन करती है। पहला होता है लेजिस्लेचर, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, और तीसरा होता है जुडिशरी। और ये तीनों लेवल अपने अपने कामों को परफॉर्म करते हैं। लेजिस्लेचर जो है वो क्या करता है? हाँ, तो लेजिस्लेचर क्या करता है? लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना। एग्जीक्यूटिव उस लॉ को क्या करता है? उस लॉ को एग्जीक्यूट करता है और अबाइड कराने का काम करता है, लागू कराने का काम। और जुडिशरी, जो लॉ एग्जीक्यूटिव के द्वारा बना, सॉरी, लेजिस्लेचर के द्वारा बना, और उस लॉ को एग्जीक्यूटिव द्वारा लॉ को अबाइड कराया जा रहा है, देख उसमें फ्लॉज जुडिशरी देखती है कि कहीं पर कोई कानून का मिसयूज तो नहीं हो रहा है, या लॉ को अबाइड सही ढंग से कराया जा रहा है नहीं। इस तरह जुडिशरी के पास ये पावर है कि वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव द्वारा बनाए और पालन किए गए लॉ को रिव्यू कर सकता है। साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव का ये काम है कि जुडिशरी के जजेस को अपॉइंट करता है। तो इस तरह तीनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट एक ही लेवल पे तालमेल बैठा के काम करती है, इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ पावर शेयरिंग कहते हैं, और इसी सिस्टम को चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी कहते हैं। कारण कि तीनों ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एक दूसरे के साथ तालमेल बैठा करके एक दूसरे को नियमित और संतुलित करते हुए आगे काम करती है। ये तो रहा हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ पावर शेयरिंग। अब हम लोग देखेंगे वर्टिकल लेवल ऑफ पावर शेयरिंग। अब ये क्या है भाई? तो इसके लिए मैं अपने देश भारत का एग्जांपल लूंगा। आप देखते होंगे, जैसे मान लो हमारे देश भारत है, ठीक है, मैं रहता हूँ बिहार में। अब बिहार में कहाँ रहता हूँ ये थोड़े बताऊंगा।
बिहार में वो कई सारे ज़िले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, तो डिस्ट्रिक्ट में आप देखते होंगे डिस्ट्रिक्ट में 2 तरह की व्यवस्था होती है। कोई शहर में रहता है, मान लो कोई मुज़फ्फरपुर में रह रहा है और कोई पटना में रह रहा है। अब पटना में आओ, तो पटना में कोई गाँव में रहता है, विलेज में रहता है, कोई पटना में किसी पॉश इलाके में रहता है। तो आप उसको सिटी कह सकते हो। तो इस तरह आप देखो ये जो गाँव है इसकी व्यवस्था अलग होती है, शहरों की व्यवस्था अरेंजमेंट एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन अलग होता है। तो इस तरह हमारी कंट्री में आप किसी गाँव या शहर में जब रह रहे हो, तो आप रहते तो इंडिया में हो, लेकिन आपसे पूछा जाए एग्ज़ैक्ट कहाँ, तो आप अपने स्टेट का नाम बताते हो। फिर कहाँ, तो आप अपने शहर का नाम बताते हो। उसमें भी जिला में अगर आप जाते हो तो गाँव में रहते हो या शहर में रहते हो। तो ये जो ऊपर से नीचे की ओर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसी को कहते हैं वर्टिकल लेवल ऑफ पावर शेयरिंग। और इसी को हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। मैं दूसरा रिलेशन लेके आऊँगा जिसको हम लोग कहते हैं फेडरलिज्म या फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ गवर्नमेंट को सहूलियत के लिए, कन्वीनियंस के लिए कई लेवल में टॉप टू बॉटम डिवाइड कर दिया जाता है, ताकि पावर को टॉप से बॉटम तक ईजिली शेयर किया जा सके और एडमिनिस्ट्रेशन को ईजिली चलाया जा सके, जिसमें पब्लिक के लिए किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब हम लोग देखेंगे पावर शेयरिंग में अगला फॉर्म जिसका नाम है सोशल ग्रुप। तो देखो पावर को सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शंस में भी शेयर किया गया है। जैसे आप जानते हो सोसाइटी में कई ऐसे सेक्शंस हैं जो बहुत ही डिप्राइव्ड हैं, बहुत ही बैकवर्ड हैं। तो ऐसे लोगों को ऊपर कैसे लाया जा सकता है, तो इसके लिए स्पेशल हेल्प चाहिए। तो आप देखोगे कि इंडिया में आज़ादी के बाद से कई सारे कास्ट को रिजर्वेशन दिया गया। इसके अलावा लेजिस्लेचर में उनकी आवाज़ दब ना जाए, इसके लिए उनको रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी भी दी गई, ताकि किसी खास एरिया से ऐसे लोग ही चुनकर आएँ और अपनी कम्युनिटी का ग्रोथ कर सकें और उनका डेवलपमेंट कर सकें। जब इन लोगों को एक राइट अमाउंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन दिया गया, यानी पावर में शेयरिंग दी गई, तो इस तरह डिफरेंट फॉर्म ऑफ जो सोशल ग्रुप हैं वो अपने आप को हमारी इंडिया में एलिनिएटेड फील नहीं करते हैं और इस तरह डिफरेंट सोसाइटी एक दूसरे के साथ मिलकर रहती है। तो ये रहा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में कैसे सोशल ग्रुप्स के साथ पावर को शेयर किया जाता है। अब लास्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग हम लोग को देखने को मिलता है पॉलिटिक्स में। तो पॉलिटिक्स में भी पावर का शेयरिंग होता है, उसको हम लोग ऐसे देखते हैं। आप लोग देखते होंगे, मैं अभी एक करंट एग्जांपल ही ले लेता हूँ कि इस बार 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ, उस लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी ने अकेले नारा दिया था 400 पार। बट क्या बीजेपी 400 पार आई? नहीं। अगर आपको याद होगा तो बीजेपी की कितनी सीट्स आई? 240। तो बीजेपी ने अकेले तो गवर्नमेंट नहीं बनाया, क्योंकि हमारे यहाँ गवर्नमेंट बनाने के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ पार्लियामेंट एरियन का सपोर्ट चाहिए 272 चाहिए, बट उनके पास तो 240 थे। तो ऐसे में बीजेपी ने अपने आइडियोलॉजी से मिलते जुलते लोगों और पार्टीज के साथ क्या किया, पावर को शेयर किया और इस तरह उन्होंने एक कोएलिशन गवर्नमेंट बनाई और इस कोएलिशन गवर्नमेंट का नाम है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो जब पॉलिटिकल पार्टीज पावर को शेयर करते हैं और डिफरेंट आइडियोलॉजीज वाले पार्टीज या कॉमन इंटरेस्ट के साथ मिल करके गवर्नमेंट बनाते हैं, तो ऐसी गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? कोएलिशन गवर्नमेंट। और इस तरह के शेयरिंग को, के पावर के शेयरिंग को हम लोग पावर शेयरिंग इन पॉलिटिक्स में देखते हैं। इसके अलावा आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो डायरेक्टली गवर्नमेंट में काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके हित, उनका इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट के साथ जुड़ा होता है। वो भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग में अपने इन्फ्लुएंस को छोड़ सकें। तो इसके लिए बहुत सारे आप देखे होंगे कि बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट का ग्रुप होता है, स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है, टीचर्स का ग्रुप होता है, फार्मर्स का ग्रुप होता है, और ये सारी कमिटीज़ अपने डिमांड्स को फुलफ़िल कराने के लिए गवर्नमेंट पे क्या करती है? गवर्नमेंट पे डिसीजन मेकिंग पे इन्फ्लुएंस डालती है। तो ये सारे ग्रुप्स पॉलिटिकल प्रेशर्स का काम करते हैं, प्रेशर ग्रुप्स का काम करते हैं, जिसको अब तो सिलेबस से हटा दिया गया है, बट मैं अगर मौका मिला तो कभी बताऊँगा। और इस तरह पॉलिटिक्स में पावर को शेयर किया जाता है। तो इस तरह हमने पावर शेयरिंग के डिफरेंट फॉर्म्स को देखा और हमारा ये चैप्टर यहीं पर अब समाप्त होता है। लेकिन लास्ट में एक हम लोग खलील डायलेमा करके एक पेज है, जहाँ पे खलील एक बच्चा है जो लेबनान में रहता है। उसका क्या प्रॉब्लम डायलेमा है उसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। तो देखो, पावर शेयरिंग को लेकर खलील बड़ा परेशान है। खलील रहता है मिडिल ईस्ट कंट्री लेबनान में।
एशिया में ही है ये। लेबनान की कैपिटल है बैरूत। अब बैरूत का सिस्टम जरा अलग है। खलील की जो माँ है वो सुन्नी कम्युनिटी से आती है, मुस्लिम्स का एक सेक्ट है ये। और खलील के जो फादर हैं वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से आते हैं। क्रिश्चियन में भी कैसे? क्रिश्चियन में ऑर्थोडॉक्स। अब खलील का एम्बिशन है पॉलिटिकल कि वो पॉलिटिक्स में कुछ हाईएस्ट गोल अचीव करना चाहता है। मान लो वो राष्ट्रपति बनना चाहता है, प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है। लेकिन जो लेबनान का पॉलिटिकल पावर शेयरिंग है वो खलील को इस चीज़ का इजाज़त नहीं देता है। इसका कारण क्या है कि थोड़ा हम लोग लेबनान के हिस्ट्री को देखते हैं। तो लेबनान में क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स ये दो मेन कम्युनिटी है। क्रिश्चियंस क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं और मुस्लिम्स इस्लाम को। लेकिन एक समय क्रिश्चियंस की आबादी यहाँ ज़्यादा थी तो क्रिश्चियंस पावर में थे। धीरे धीरे मुस्लिमों की आबादी क्रिश्चियंस के लगभग बराबर हो गई और अब तो वहाँ मुस्लिम्स की आबादी क्रिश्चियनों से ज़्यादा है। तो पावर को लेकर के दोनों कम्युनिटीज़ में लेबनान में जंग छिड़ जाती है और इसको लेकर के बहुत ही बड़ा सिविल वॉर होता है। मिलियंस ऑफ लोग यहाँ भी मारे जाते हैं जस्ट लाइक श्रीलंका। अंत में लेबनानीज लीडर क्रिश्चियन साइड और मुस्लिम साइड के आपस में एक कंसेंसस पे पहुंचते हैं और उस कंसेंसस में एक अरेंजमेंट अपनाया जाता है। उस अरेंजमेंट में क्या था? उस अरेंजमेंट में था, एक मिनट, उस अरेंजमेंट में देश का जो 4 प्रमुख पोस्ट था, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, डिप्टी मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर। तो देखो, प्रेसिडेंट के पोस्ट पे अगर कोई भी चुनाव लड़ेगा तो केवल मैरोनाइट क्रिश्चियन ही चुनाव लड़ेंगे और बन सकते हैं और किसी को इजाज़त नहीं है। प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पे अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा और जीतना चाहता है तो उसको ही मस्ट और सी मस्ट बी फ्रॉम दी सुन्नी कम्युनिटी। और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पे कोई भी चुनाव लड़ेगा तो ही मस्ट और सी मस्ट बी फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कम्युनिटी। और स्पीकर के पोस्ट पे चुनाव होगा तो उस पर केवल सिया कम्युनिटी के लोग ही बैठ सकते हैं। इस तरह डिफरेंट पोस्ट को डिफरेंट कम्युनिटीज़ को दे दिया गया। अब सोचो, खलील की माँ सुन्नी है, खलील के फादर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है, बट खलील का खुद का स्टोरी ये है कि खलील रिलीजन में बिलीव नहीं करता है और उसके पॉलिटिकल एम्बिशंस हाई हैं। तो जो ये अरेंजमेंट बनाए गए हैं, इस अरेंजमेंट से क्या कभी खलील सबसे हाईएस्ट पोस्ट को गेन कर पाएगा लेबनान में? तो आंसर है नहीं। तो अब सवाल ये है कि जब नहीं गेन कर पाएगा तो क्या इस तरह का पावर शेयरिंग जो लेबनान में हुआ ये खलील जैसे एस्पिरेशनल यंग चैप्स के लिए उसके टैलेंट के साथ न्याय है? बिल्कुल नहीं। लेकिन इसका एक फ़ायदा ये है कि इस अरेंजमेंट के कारण जो लेबनान में सिविल वॉर हो रहा था और जो लोग आपस में एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट्स और मार धाड़ चल रही थी वो मार धाड़ धीरे धीरे क्या हो गई? समाप्त हो गई। तो भले ही खलील के एस्पिरेशन को ये पूरा ना कर पाए बट इसने वहाँ के लोगों में शांति स्थापित की। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग ज़रूरी नहीं है कि हर जगह एक जैसा ही हो। डिफरेंट कंट्री अपने हिस्ट्री, जोग्राफी, अपने कल्चरल एथनिसिटी के बेसिस पे पावर शेयरिंग को डिज़ाइन करती है और उसको प्रिवेल करती है। तो जहाँ जैसी आवश्यकता वहाँ वैसा पावर शेयरिंग। इसी के साथ अलविदा। मैं फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू अंत तक बने रहने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को हिट करें। साथ ही साथ जितना हो सके चैनल को शेयर करें।